गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल करियर पॉइंट राजूपुर 2 में। यह आपका संधारित्र का पार्ट 3 वीडियो है। इसमें देखिए आपको कुछ महत्वपूर्ण छोटे छोटे कॉन्सेप्ट के बारे में बताऊंगा जो आपको ऑब्जेक्टिव या न्यूमेरिकल सॉल्व करने में काफ़ी मदद करेगा। जैसे यहाँ पर देखिए पहला छोटा सा कॉन्सेप्ट है समांतर प्लेट में आवेश का वितरण। समांतर प्लेट में आवेश का वितरण, जैसे इसमें देखिए अगर हम Q1 आवेश दिए तो ये प्लस ये Q1 आवेश इस चालक के संपूर्ण सतह पर एक समान रूप से फैल जाता है, और इस चालक पर अगर हम Q2 आवेश दिए तो इस चालक पर भी ये Q2 आवेश एक समान रूप से फैल जाएगा। परंतु दोनों चालक को एक दूसरे के निकट लाएंगे तो वहाँ पर जो स्वजातीय आवेश होंगे एक दूसरे को विकर्षित करेंगे और विजातीय आवेश जो होंगे एक दूसरे को आकर्षित करेंगे। तो इसके इधर वाले सतह पर भी कुछ आवेश होंगे और इसके इधर वाले सतह पर भी कुछ आवेश होंगे। तो इसके बाहर वाले सतह पर कितना आवेश होते हैं तो ये होते हैं Q1 + Q2 बटा के नीचे 2, और इधर कितने होंगे तो ये होंगे Q1 + Q2 बटा के नीचे 2। अब इसके इस सतह पर कितना होगा आवेश, तो इसके लिए आप देखिए इस पर कुल आवेश कितना था Q1, कुल आवेश था Q1, जिसमें से इस वाले सतह पर आ गए हैं कितना Q1 + Q2 बटा के नीचे 2। अब शेष बचा कितना, तो इसके लिए इसको माइनस करेंगे। जब माइनस करेंगे तो यहाँ पर देखिए हो जाएगा Q1 - Q2 बटे 2। तो इसके इस सतह पर आवेश हो जाएगा Q1 - Q2 बटे 2। फिर इधर देखेंगे तो इस पे कुल आवेश कितना था Q2, इसके इस सतह पर कितना आवेश आ गए हैं तो Q1 + Q2 बटे 2। अब शेष बचा कितना, तो इसमें इसको माइनस करेंगे और यहाँ पर देखिए नहीं कुछ तो इतना 1 है। फिर यहाँ पर जब भिन्न का घटा करेंगे तो यहाँ पर देखिए हो जाएगा ये Q2 - Q1 बटा के नीचे 2, मतलब इसके इस सतह पर इधर वाले सतह पर आवेश हो जाएगा Q2 - Q1 बटे 2। देखिए इसी से संबंधित कुछ प्रश्न यहाँ पर लिए एक छोटा सा एग्जाम्पल। जैसे यहाँ पर ये एक चालक है जिस पे आवेश है 10 माइक्रोकूलम्ब फैराडे संधारित्र की धारिता का मात्रक होता है। यहाँ पर मान लिए ये 10 माइक्रोकूलम्ब है और ये -4 माइक्रोकूलम्ब है, तो इसके दोनों सतह पर कितना आवेश किधर होगा इस बात को बताना है। जैसे इसमें मान लेते हैं यहाँ पर दिया हुआ है 10 माइक्रोकूलम्ब इस पूरे चालक पर आवेश है और इसमें -4 माइक्रोकूलम्ब पूरे चालक पर आवेश है। तो इधर कितना होगा, तो आपको पता है कि दोनों को जोड़कर 2 से भाग देते हैं, Q1 + Q2 बटे 2। तो 10 में जोड़ेंगे -4 तो यहाँ पर होगा 6, या इस प्रकार से 10 + -4 उसके बाद बटे 2, तो ये हो जाएगा 10 में 4 जाएगा तो ये हो जाएगा 6 बटे 2, मतलब यहाँ पर हो गया 3 माइक्रोकूलम्ब। इसी प्रकार से यहाँ पर भी हो जाएगा 3 माइक्रोकूलम्ब। अब देखिए यहाँ पर इस सतह पर कुल आवेश था इस चालक पर कुल आवेश था 10 माइक्रोकूलम्ब और इसके इधर वाले सिरा पर आवेश है कितना 3 माइक्रोकूलम्ब। तो इसके इधर वाले सतह पर कितना होंगे, तो 10 में 3 कैंसिल, 10 में 3 हटाएंगे तो बचेगा कितना 7 माइक्रोकूलम्ब। तो इसके इस सतह पर आवेश का परिमाण जो होगा वह होगा 7 माइक्रोकूलम्ब और इसके इस सतह पर जो आवेश का परिमाण होगा वह होगा 3 माइक्रोकूलम्ब। सेम इसी प्रकार से इस पे जब देखेंगे तो यहाँ पर कुल चार्ज था -4 माइक्रोकूलम्ब और यहाँ पर इसके इस सतह पर चार्ज आ गया कितना 3 माइक्रोकूलम्ब। तो इसके इस सतह पर आवेश का परिमाण कितना होगा, तो इसके इस सतह पर परिमाण हो जाएगा -7 माइक्रोकूलम्ब। -7 में 3 कैंसिल करेंगे तो देखिए फिर से आ जाएगा -4 माइक्रोकूलम्ब। चलिए आगे देखिए छोटे से कॉन्सेप्ट कहता है समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता। तो देखिए समांतर प्लेट संधारित्र में जिस पर आवेश देते हैं उसको संग्राहक प्लेट बोलते हैं, जिसको भूध्रित करते हैं उसको संघनक प्लेट बोलते हैं। तो यहाँ पर यह हो गया संग्राहक प्लेट जिस पर आवेश का परिमाण है +Q, संघनक प्लेट जिस पर आवेश का परिमाण है -Q,
दोनों प्लेटों के क्षेत्रफल को समान लिए हैं जो कि यहाँ पर है ए, और दोनों प्लेटों के बीच हवा या निर्वात स्थित है और दोनों प्लेटों के बीच की दूरी डी है। तो आपको ये बताया गया कि इस समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता जो होगी यह होगी ए एप्सिलॉन नॉट बटे डी। इसी प्रकार से दूसरा में फिर सेम वही कहानी, समांतर प्लेट संधारित्र में दो प्लेट लिए जिसमें प्लेटों का क्षेत्रफल ए है और उस पर दिया गया आवेश क्रमशः प्लस क्यू और माइनस क्यू है। आवेश का क्षेत्रीय घनत्व प्लस सिग्मा तथा माइनस सिग्मा है। इस बार क्या हुआ कि दोनों प्लेटों के बीच की दूरी डी है, लेकिन उन दोनों प्लेटों के बीच एक अन्य माध्यम भर दिए जिसकी आपेक्षिक विद्युतशीलता जो है वह के है। तब इसमें इसकी धारिता कितना होगी, तो ए एप्सिलॉन नॉट बटे डी इंटू के, ए एप्सिलॉन नॉट बटे डी इंटू के। मतलब दो प्लेटों के बीच जब अन्य माध्यम को रखा जाता है तो उसकी धारिता पहले की धारिता से बढ़ जाता है। तीसरा कॉन्सेप्ट, अब देखिए समांतर प्लेट संधारित्र में प्लेटों का क्षेत्रफल ए है, इस पर आवेश का क्षेत्रीय घनत्व प्लस सिग्मा, इस पर आवेश का क्षेत्रीय घनत्व माइनस सिग्मा। अब की बार दोनों प्लेटों के बीच टी मोटाई का एक कुचालक पट्टी रखा गया जिसकी आपेक्षिक विद्युतशीलता के है और दोनों प्लेटों के बीच की दूरी डी। इस स्थिति में संधारित्र की धारिता जो होती है यह होती है ए एप्सिलॉन नॉट बटे डी माइनस टी प्लस टी बटे के। इस स्थिति में संधारित्र की धारिता जो होती है सी, ये होता है ए एप्सिलॉन नॉट बटे डी माइनस टी प्लस टी बाय के। और ये फार्मूला आपको डायरेक्ट याद रखना, ऑब्जेक्टिव में डायरेक्ट फार्मूला ही पूछ लिया जाता है इसमें। चलिए चौथा कॉन्सेप्ट में यहाँ पर भी समांतर प्लेट संधारित्र है जिसमें प्लेटों का क्षेत्रफल ए, प्लेट पर आवेश का क्षेत्रीय घनत्व प्लस सिग्मा माइनस सिग्मा। अब दोनों प्लेटों के बीच की दूरी भी डी ही लिए हैं, लेकिन अब की बार इसमें हुआ क्या, तो इसके बीच दो T1 तथा T2 मोटाई का कुचालक पट्टी रख दिया गया जिसकी आपेक्षिक विद्युतशीलता जो है यह K1 तथा K2 है। अब इसकी धारिता कितना होगी, तो इसकी धारिता ए एप्सिलॉन नॉट बटे डी माइनस T1 माइनस T2 डी माइनस T1 माइनस T2 प्लस T1 बटे K1 प्लस T2 बटे K2, ये इतना होता है। अब देखिए नेक्स्ट में फिर समांतर प्लेट संधारित्र लिए जिसमें प्लेटों का क्षेत्रफल ए है, आवेश का क्षेत्रीय घनत्व प्लस सिग्मा माइनस सिग्मा है। अब की बार दोनों प्लेटों के बीच टी मोटाई का कुचालक पट्टी रख दिए जिसका आपेक्षिक विद्युतशीलता जो है वह के है। अब की बार इसमें इसकी धारिता के बारे में अगर पूछा जाए तो इसकी धारिता है ए एप्सिलॉन नॉट बटे डी माइनस टी। यहाँ पर संधारित्र की धारिता जो होगी ए एप्सिलॉन नॉट बटे डी माइनस टी। अब देखिए अगला में कहता आवेशित चालक की स्थितिज ऊर्जा। मान लेते हैं यहाँ पर ये एक चालक है जिसकी धारिता को हम मान लिए सी है, इस पर क्यू आवेश देने से इसका विभव हो जाता है भी। अब इसमें उपस्थित स्थितिज ऊर्जा कितना होगा, इसको निकालने का फार्मूला है क्यू स्क्वायर बटे 2c या हाफ सी भी स्क्वायर या हाफ क्यू भी। तो ये भी डायरेक्ट फार्मूला ही आपको ऑब्जेक्टिव वाले प्रश्न में पूछ लिया जाता है। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट इसमें देखिए आपको इससे भी रिलेटेड प्रश्न पूछता है। जैसे इसमें संधारित्रों का समूहन, तो आपको पता है कि संधारित्रों का समूहन यहाँ पर दो प्रकार के पढ़ते हैं। एक होता है श्रेणी क्रम समूहन, दूसरा होता है समांतर क्रम समूहन या पार्श्व क्रम समूहन। तो पहले श्रेणी क्रम समूहन देखते हैं। श्रेणी क्रम समूहन में इस प्रकार से कुछ व्यवस्था रहती है जिसमें सभी संधारित्र पर आवेश जो होता है वह होता है समान, सभी संधारित्र पर आवेश जो होता है वो समान होता है, परंतु सभी संधारित्र के छोरों के बीच का विभवांतर जो होता है वो अलग अलग होता है। मतलब विभवांतर जो भी था वह बट जाता है, डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। मतलब यहाँ पर भी जो है यही बट गया V1 प्लस V2 प्लस V3, मतलब 3 भागों में यही विभवांतर जो है बढ़ जाता है। इस स्थिति में अगर हम समतुल्य प्रतिरोध निकालने की बात करें तो इसका फार्मूला होता है 1/CS
एस इसलिए लगा है सीरीज के लिए। श्रेणी क्रम समूहन का अंग्रेजी इंग्लिश होता है सीरीज ग्रुपिंग या सीरीज कॉम्बिनेशन। तो 1/CS बराबर होगा 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। अब इसमें देखिए कह रहा है कि यदि, पहले देख लेते समांतर क्रम। अब देखिए पार्श्व क्रम समूहन या समांतर क्रम समूहन दोनों एक ही चीज़ होता है और इसकी व्यवस्था कुछ इस प्रकार से बनती है। अब इसमें अगर हम देखेंगे, इसको सेल से जोड़ेंगे तो इसमें अगर V वोल्ट का सेल है, मतलब इसके छोरों के बीच का विभवांतर V है, तो प्लस पे V तो माइनस पे होगा 0। अगर हम ये देखेंगे तो ये प्लस यहाँ पर भी होगा, प्लस भी यहाँ पर भी होगा, प्लस भी यहाँ पर भी होगा। अगर प्रथम संधारित्र के छोरों के बीच देखेंगे तो भी यहाँ पर, भी यहाँ पर, भी यहाँ पर, लेकिन फिर इधर के कारण देखेंगे तो यहाँ पर देखिए ये 0 तो 0 0 0, मतलब इनके प्रथम संधारित्र के छोरों के बीच का विभवांतर भी दूसरे संधारित्र के छोरों के बीच का विभवांतर भी तीसरे संधारित्र के छोरों के बीच का विभवांतर भी। मतलब हम कह सकते हैं कि इसमें भी का मान जो होता है वह सेम, परंतु अगर इससे Q आवेश जा रहा था तो Q आवेश यहाँ पे आने के बाद 3 भागों में बढ़ जाता है। कुछ इससे होकर जाता है, मान लिए Q1 गया, कुछ इससे होकर जाता है, मान लिए Q2 गया, कुछ इससे होकर जाता है, मान लेते हैं Q3 गया। मतलब यहाँ पर Q जो है ये डिस्ट्रीब्यूशन, इसका हो गया डिस्ट्रीब्यूशन, मतलब Q जो था यह बट गया किस में, Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 में। अब इसमें समांतर क्रम समूहन में समतुल्य धारिता निकालने का जो फार्मूला होता है ये होता है CP बराबर C1 प्लस C2 प्लस C3। अब इसमें देखिए कुछ नोट याद रख सकते हैं। नोट में A नंबर में लिखें, यदि n संधारित्र जिसमें प्रत्येक की धारिता C हो श्रेणी क्रम में जुड़ा हो। अब देखिए यहाँ पर श्रेणी क्रम में जब जुड़ता है तो उसका समतुल्य धारिता निकालने का ये फार्मूला है। अब इसमें n टाइम्स रखना पड़ेगा क्योंकि संधारित्रों की संख्या कितना है n, तो हो जाएगा 1/CS बराबर 1/C1 के जगह पर भी C, 1 प्लस 1/C2 के जगह पर भी C प्लस 1/C3 के जगह पर भी C। इसी प्रकार से यहाँ पर इसको जोड़ना पड़ेगा कितना बार, n बार, n टाइम्स इसको जोड़ना पड़ेगा। तो इसका निकल के आएगा 1/C गुना n। जैसे आपको पता है कि 2 + 2 करते तो इसको हम लिख देते 2 गुना 2। अगर हम 2 को 3 बार जोड़ते हैं, इससे अच्छा है कि 2 को 3 से गुना ही कर दीजिए। तो 1/C को हमको जोड़ना है n बार, तो इससे अच्छा है कि 1/C को हम किससे गुना कर दें, n से। अब तो यहाँ पर देखिए 1/CS बराबर हो जाएगा n/C। अगर हम इसको उलट देते हैं, इसको कुछ इस प्रकार से उल्टेंगे, देखिए इसको इधर से इधर उल्टेंगे तो नीचे वाला ऊपर जाएगा, ऊपर वाला नीचे, CS ऊपर 1 नीचे, तो CS ऊपर 1 नीचे नहीं भी लिखेंगे तो कोनो दिक्कत नहीं। तो इसमें भी होगा ये वाला ऊपर और ये वाला नीचे, तो C ऊपर और n नीचे। दूसरा कंडीशन इसी में कहता है यदि n संधारित्र जिसमें प्रत्येक की धारिता C हो पार्श्व क्रम में जुड़ा है तो समांतर क्रम का व्यंजक जो होता है CP बराबर C1 प्लस C2 प्लस C3। अब इसमें अगर हम निकालेंगे तो CP बराबर होगा C1 के जगह पर भी C प्लस C2 के जगह पर भी C, C3 के जगह पर भी C, और इसी प्रकार से n संधारित्र को जोड़ना पड़ेगा। तो यहाँ पर CP का जो मान निकलेगा ये होगा C × n, क्योंकि C को n बार जोड़ते हैं, इससे अच्छा है कि C को n से गुना कर देते हैं। तो C का मान जो निकल के आएगा ये हो जाएगा NC। चलिए अब कुछ यहाँ पर देखते हैं। अब इसमें देखिए कहता है बिंदु A तथा B के बीच समतुल्य प्रतिरोध, यहाँ पर धारिता होगा। बिंदु A तथा B के बीच समतुल्य धारिता ज्ञात करें। अब देखिए यहाँ पर ये बिंदु A है और ये बिंदु B है, तो इन दोनों के बीच समतुल्य धारिता ज्ञात करने के लिए कहा जा रहा है। आपको एक छोटा सा पॉइंट याद रखना पड़ेगा, यदि किसी तार में कोई उपकरण नहीं होगा तो उसके प्रत्येक बिंदु का जो विभव होता है वह समान होता है। अगर हम मान लेते हैं यहाँ से यहाँ तक देखते हैं, इस बिंदु से इस बिंदु तक देखते हैं, तो यहाँ पर इस तार में कोई अलग से उपकरण नहीं है। इसका मतलब जितना विभव यहाँ पर है उतना ही विभव यहाँ पर है।
यदि हम इसको ए से सूचित कर दें तो इसको भी हम ए से सूचित कर सकते हैं और इसको भी हम ए से सूचित कर सकते हैं। इसी प्रकार से अगर ये बी है तो हम यहाँ पर बी है तो यहाँ पर भी बी होगा, यहाँ पर भी बी होगा और यहाँ पर भी बी होगा। और इसके बीच में इसका देखिए कुछ नाम नहीं है तो इसका नाम हम दे देते हैं अपना मन से एक्स। तो इसको थोड़ा सा फिर से बनाने की आवश्यकता है। जैसे हम यहाँ पर देखिए 3 बिंदु लेते हैं। एक बिंदु तो है ए, दूसरा बिंदु है एक्स और तीसरा बिंदु है बी। हमको निकालना है ए और बी के बीच का समतुल्य प्रतिरोध, समतुल्य धारिता। तो सबसे पहले एक संधारित्र जो है यहाँ पर है ए से एक्स के बीच, ये इसको अगर हम बनाना चाहेंगे तो ए से एक्स के बीच एक संधारित्र है जिसकी धारिता कितना है सी। दूसरा फिर ए से एक्स के बीच एक और संधारित्र है, देखिए ए से एक्स के बीच एक और संधारित्र है। तो ए से एक्स के बीच एक और संधारित्र को बना देते हैं, इसकी भी धारिता कितना सी। अब इसी में देखिए अगला में कहता है कि फिर एक और संधारित्र है, इसका छोर ए है और बी है, मतलब इसका एक छोर ए पर है और दूसरा छोर कहाँ पर है बी पर, ये हो गया। इसका भी मान कितना है सी। फिर अब इसमें देखिए यहाँ पर ये जो बचा है इसमें एक छोर एक्स पर है, दूसरा छोर बी पर है, तो एक्स और बी ये हुआ, इसका भी मान कितना है सी। अब इन दोनों को अगर जोड़ेंगे तो ये देखिए कौन क्रम में है, तो ये आ गया समांतर क्रम। और समांतर क्रम में जोड़ने का मतलब होता है कि डायरेक्ट उसको जोड़ दीजिए। समांतर क्रम का सूत्र होता है CP बराबर C1 प्लस C2। अब इन दोनों को जोड़ेंगे तो इन दोनों को जोड़ने से ये हो जाएगा 2C। समांतर क्रम में तो डायरेक्ट न जोड़ देते हैं, तो समांतर क्रम में ये दोनों मिलकर हो जाएगा C प्लस C 2C। तो अब देखिए कुछ इस प्रकार से फिगर बन जाएगा। यहाँ पर देखिए ये दोनों मिलकर एक बना जिसका मान हो गया 2C और इसमें एक और संधारित्र है जिसका मान कौन सी है C। अब इसमें देखिए यहाँ से यहाँ तक एक और संधारित्र है जिसका मान है C। ये बिंदु था यहाँ पर A और ये बिंदु यहाँ पर था B। अब ये दोनों को दोनों श्रेणी क्रम है। अब श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे तो श्रेणी क्रम में आपको पता है श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं तो 1/CS बराबर होता है 1/C1 प्लस 1/C2। C1 के जगह पर लिखेंगे 2C प्लस C2 के जगह पर लिखेंगे C। तो लघुत्तम हो जाएगा यहाँ पर 2C, तो ये हो जाएगा यहाँ पर 1 प्लस 2, तो ये हो जाएगा 3/2C। और ये निकला किसका मान, तो 1/CS। फिर CS का मान निकालेंगे तो ये हो जाएगा कितना, तो 2C/3, इसका मान इतना हो गया। अब इसको फिर ठीक करेंगे तो ये दोनों मिलकर एक संधारित्र बन गया जिसका मान अब कितना हो गया, तो ये हो गया 2C/3। अब इसमें एक और संधारित्र पहले से था ये जिसका मान कितना था C। इसमें ये बिंदु था A और ये बिंदु था B। अब दोनों को दोनों आ गया समांतर क्रम। और समांतर क्रम में जोड़ने का होता है सूत्र CP बराबर C1 प्लस C2। अब इसमें 2/3C में डायरेक्ट C जोड़ेंगे तो यहाँ पर देखिए नहीं कुछ हो तो कितना 1, 3 और 1 का लघुत्तम लेंगे तो 3 1 का लघुत्तम होगा 3 और यहाँ पर देखिए हो जाएगा 2 अब प्लस 1 से भाग देंगे 3 तो यहाँ पर हो जाएगा 2C और ये हो जाएगा 3C। कुल मिला कितना होगा 5C/3। तो इसका सही आंसर होगा 5C/3। चलिए इसका आंसर हो गया B नंबर। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। अब देखिए नेक्स्ट कुछ इस प्रकार, अगला प्रश्न जो है कुछ इस प्रकार से है। अब इसमें भी थोड़ा सा आपको ध्यान देना पड़ेगा। ध्यान क्या देना पड़ेगा जी, इसमें जहाँ जहाँ अतिरिक्त तार लगा हुआ है, अतिरिक्त तार अगर कहीं लगा हुआ रहता है और उसमें अलग से कोई उपकरण नहीं रहता है तो वह यह सूचित करता है कि वह जिन दो बिंदुओं से जुड़ा है उन दोनों बिंदुओं का विभव क्या है, समान है। अर्थात हम दोनों बिंदुओं को एक ही अल्फ़ाबेट से सूचित कर सकते हैं, एक ही वर्णमाला से सूचित कर सकते हैं। जैसे अगर हम देखेंगे यहाँ पर A है तो A
अगर यहाँ पर है तो इस तार में कोई उपकरण नहीं है, तो इसका भी मान कितना होगा ए। अब देखिए इसमें अतिरिक्त तार जुड़ा हुआ और यह इस प्रकार से आकर यहाँ पर भी मिल रहा, तो इस अतिरिक्त तार में कोई उपकरण नहीं है। यह सूचित कर रहा है कि यदि यहाँ पर वोल्टेज, अगर ए पर जितना वोल्टेज है उतना ही वोल्टेज यहाँ पर भी होगा, मतलब जितना विभवांतर यहाँ होगा उतना ही विभवांतर यहाँ होगा। अगर हम इसको ए लिख सकते हैं तो इसका मतलब इसको भी लिख सकते हैं ए। अब इसमें देखिए अगर यहाँ पर बी लिखे हैं तो इसमें बी होगा, फिर इधर हम बी लिखने में असमर्थ होंगे क्योंकि बीच में एक उपकरण आ गया है, एक संधारित्र आ गया, तो ये बी ठीक है। परंतु यहाँ पर ये जो मिल रहा है तो इसको हम अपना मन से कुछ मान लेते हैं। चलिए इसको मानते हैं एक्स। तो जहाँ जहाँ अतिरिक्त तार जुड़ा होगा ये उस सब जगह पर हमको लिखना पड़ेगा एक्स। अगर यहाँ एक्स है तो ये अतिरिक्त तार यहाँ से भी जुड़ा हुआ है, तो इसका भी मान कितना होगा एक्स। फिर ये अतिरिक्त तार कुछ इस प्रकार से यहाँ भी जुड़ा है, तो यहाँ पर भी क्या है एक्स। जिन दो बिंदुओं के बीच जुड़ा हुआ रहता है वह यह सूचित करता है कि उन दोनों बिंदुओं के बीच का विभवांतर क्या है, समान है। तो चलिए यहाँ पर अब इसको हम बनाते हैं। बनाएंगे किस प्रकार से, देखिए यहाँ पर तीन बिंदु है, एक बिंदु है ए, दूसरा एक्स और तीसरा बी। हमको निकालना है ए और बी के बीच। तो सबसे पहले यहाँ पर देखिए सबसे पहले यहाँ पर देखिए ये सी जो है इसका मान निकालते, इसको देखते कहाँ कहाँ थे। इसका एक छोर ए पर है, दूसरा एक्स पर है, मतलब हम कह सकते हैं ए और एक्स के बीच एक संधारित्र है। तो ये हो गया, फिगर थोड़ा सा ठीक कर लेते हैं। ये बिंदु हो गया ए, ये बिंदु हो गया एक्स और ये बिंदु हो गया बी। तो देखिए एक जो है यहाँ पर ये प्रति संधारित्र, ये संधारित्र जो है कहाँ से कहाँ के बीच है, तो ए से एक्स के बीच। तो ए से एक्स के बीच एक संधारित्र जिसका मान सी। फिर देखिए एक्स से ए तक में भी फिर एक और संधारित्र है, तो यहाँ पर लिख देते हैं ए से एक्स के बीच एक और संधारित्र। चलिए ठीक। उसके बाद देखिए फिर इसको देखेंगे तो ये भी ए से एक्स के बीच है, ये ए से एक्स के बीच एक और संधारित्र। फिर आगे देखेंगे यहाँ पर तो इन दोनों में देखिए इसमें यहाँ पर भी एक्स है, यहाँ पर भी एक्स है, तो इसका मतलब जितना विभवांतर यहाँ है और उतना ही विभवांतर यहाँ है, या जितना विभव यहाँ है उतना ही विभव यहाँ पर है। चूँकि इन दोनों बिंदुओं के बीच विभव में अंतर नहीं है तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पर आवेश का प्रवाह नहीं होगा। आपको ये भी बताए थे कि आवेश का प्रवाह हमेशा उच्च विभव वाले क्षेत्र से निम्न विभव वाले क्षेत्र की ओर होता है, और इन दोनों बिंदुओं के बीच विभव में अंतर नहीं है। इसका मतलब इन दोनों बिंदुओं के बीच जो भी उपकरण होगा उससे आवेश प्रवाहित, उससे धारा प्रवाहित नहीं होगी, मतलब इसको हम काउंट नहीं करेंगे, इसको छोड़ देंगे। फिर आगे देखिए एक्स से बी तक एक है बिंदु, एक संधारित्र है, तो एक्स से बी तक में एक संधारित्र जिसकी धारिता कितना है सी, इसका भी सी था, इसका भी सी था। अब देखिए इन सभी को अगर जोड़ेंगे तो ये सब के सब कौन क्रम था, समांतर क्रम। तो ये सब मिलकर एक बन जाएगा जिसका मान हो जाएगा 3C, और एक और संधारित्र आगे था जिसका मान कितना था C। अब ये देखिए ए हो गया और ये हो गया बी। अब ये सब के सब आ गया श्रेणी क्रम। श्रेणी क्रम में जोड़ने का सूत्र होता है 1/C1 प्लस 1/C2। अब देखिए 1/C1 इसके जगह पर लिखेंगे 1/3 प्लस इसके जगह पर लिखेंगे 1/C। अब यहाँ पर एलसीएम लेंगे तो हो जाएगा 3C, ये होगा 1 + 3, तो यहाँ पर देखिए हो जाएगा 4/3C, और ये किसका मान निकला, तो 1/CS। हमको निकालना है किसका मान, तो सिर्फ CS का, तो ये हो जाएगा 3C/4 इसका आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन को पढ़ने से पहले आपको यहाँ पर थोड़ा सा ये कॉन्सेप्ट देख लेना पड़ेगा। कॉन्सेप्ट कुछ इस प्रकार से, व्हीटस्टोन ब्रिज। असल में ये टॉपिक आपके आगे के यूनिट में पढ़ना है, करंट इलेक्ट्रिसिटी में, विद्युत धारा में, व्हीटस्टोन ब्रिज। तो उसी में एक चीज़ था संतुलित व्हीटस्टोन ब्रिज। इसमें कंडीशन कुछ इस प्रकार का रहता है जैसे फिगर में आपको बना हुआ है।
अगर फिगर में जिस प्रकार से बना हुआ इस प्रकार का कोई व्यवस्था है तो उसी को बोलते हैं व्हीटस्टोन ब्रिज। मतलब समचतुर्भुज के चारों भुजाओं में एक एक संधारित्र होगा और इसके दो सम्मुख शीर्षों को सेल से जोड़ा जाएगा तथा अन्य दो सम्मुख शीर्षों में भी कोई उपकरण रहेगा या गैल्वेनोमीटर रहेगा। तो इसी व्यवस्था को बोला जाता है व्हीटस्टोन ब्रिज। अगर यदि इसमें हम कहते हैं कि C1/C2 बराबर हो C3/C4, मतलब इसका और इसका अनुपात या इसका और इसका अनुपात दोनों बराबर हो जाए तो हम कहते हैं कि यह ब्रिज कैसे है, बैलेंस्ड है। मतलब इसको हम बोलते हैं फिर संतुलित व्हीटस्टोन ब्रिज। संतुलित व्हीटस्टोन ब्रिज कब? जब C1 तथा C2 का अनुपात बराबर हो C3 तथा C4 के अनुपात का। तो इस स्थिति में बोला जाता है ये पूरा व्हीटस्टोन ब्रिज जो है यह संतुलित अवस्था में। असंतुलित अवस्था में जब रहता है तो जितना विभव या विभवांतर बिंदु P पर होता है उतना ही विभव या विभवांतर बिंदु Q पर होता है। इसका मतलब विभव यहाँ पर और यहाँ पर समान है और जहाँ पर विभव समान रहता है वहाँ पर विद्युत का प्रवाह नहीं होता है। विद्युत का प्रवाह केवल तभी होता है जब विभव में अंतर रहता है तब। कैसे होता है? तो उच्च विभव वाले क्षेत्र से निम्न विभव वाले क्षेत्र की ओर। तो यहाँ पर इससे आवेश प्रवाहित नहीं होगी या विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होगी। क्यों? क्योंकि दोनों बिंदुओं के बीच का विभव क्या समान। तो इस स्थिति में हम कहेंगे कि C5 जो है इससे धारा प्रवाहित नहीं होगी। तो यहाँ पर लिख दिए संतुलन के स्थिति में बिंदु P पर और बिंदु Q पर जो विभव होगा वह बराबर होगा, इसलिए C5 नोट चार्ज, मतलब संधारित्र पाँचवा जो है वह चार्ज नहीं होगा या वह काम नहीं करेगा। अब इसमें देखिए एक और प्रश्न लिए हैं। कहता है बिंदु A तथा B के बीच समतुल्य धारिता ज्ञात करें। बिंदु A तथा B के बीच समतुल्य धारिता ज्ञात करें। अब इसमें देखिए यहाँ से यहाँ तक उपकरण नहीं है, मतलब ये अगर A है तो ये भी कौन सी होगा A। अगर यहाँ पर ये B है तो यहाँ पर ये भी क्या हो जाएगा B। अब इस स्थिति में देखिए अगर यहाँ से इसमें जाते तो अब उपकरण आ गया, एक संधारित्र आ गया, तो इसको हम फिर से A नहीं लिख पाएंगे। बोले थे अतिरिक्त तार में उपकरण नहीं रहेगा तब लिखना है। यहाँ पर उपकरण है तो जितना वोल्टेज A पर है उतना वोल्टेज यहाँ पर अब नहीं मिलेगा। तो इसको कुछ अलग मान लेते हैं, इसको मान लेते हैं P और इसको मान लेते हैं Q। अब देखिए इन चारों बिंदुओं को अलग अलग बना लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए एक बिंदु A है, दूसरा बिंदु B है, एक बिंदु P है, तीसरा बिंदु P है, चौथा बिंदु Q है। अब इसमें देखिए इसका नाम देते हैं A है, B है, P है, Q है। अब इसमें उपकरण जो है उसको देखते हैं। अगर हम इस उपकरण की बात करें तो ये कहाँ से कहाँ बीच है, तो A से P के बीच। मतलब A से P के बीच एक उपकरण है जिसकी धारिता कितना है 5 माइक्रोफैराड है। चलिए ठीक। उसके बाद देखिए P से Q के बीच एक उपकरण है P, ये देखिए यहाँ पर ये जो है 10, ये कहाँ से कहाँ है तो P से Q के बीच। तो P से Q के बीच एक उपकरण है जिसका मान कितना है तो 10 माइक्रोफैराड है। फिर देखिए P से B के बीच भी, P से B के बीच भी, यहाँ देखिए इसका छोर, ये जो 5 है इसका एक छोर P पर है, दूसरा छोर B पर है। तो P से B के बीच भी एक संधारित्र है। तो P यहाँ पर ये हुआ और इसके बीच B के बीच यहाँ पर एक और है तो जिसका मान है 5 माइक्रोफैराड है। फिर यहाँ पर अगर देखा जाए A और Q के बीच भी, A और Q के बीच भी एक संधारित्र है जिसका मान है 5 माइक्रोफैराड है। तो यहाँ पर ये लिख दिए A और Q के बीच और इसका भी मान कितना तो 5 माइक्रोफैराड है। अब फिर इसमें देखिए Q से B के बीच भी एक संधारित्र है जिसका मान कितना है तो 5 माइक्रोफैराड है। तो Q से B के बीच भी एक संधारित्र है और ये हो गया 5 माइक्रोफैराड है। अब इस स्थिति में देखते हैं तो देखिए इसका और इसका अनुपात अगर निकालते हैं तो 5/5, फिर इसका और इसका अनुपात निकालते हैं तो ये भी 5/5, दोनों बराबर है ना आया, 1:1 आ गया। मतलब यह संतुलन की स्थिति में है। संतुलन की स्थिति में जब होता है तो बीच वाला तार से धारा प्रवाहित नहीं होती है, बीच वाला संधारित्र जो है वह चार्ज नहीं होगा।
तो इसको रखना या ना रखना, इस रखेंगे या ना रखेंगे इससे कोनो फर्क नहीं पड़ेगा। तो इसको यहाँ पर हटा देते हैं। जब इसको हटाएंगे तो देखिए कुछ इस प्रकार से फिगर बनेगा। यहाँ पर देखिए ये बिंदु ए था और ये बिंदु बी था। यहाँ पर इसको P माने थे, इसको Q माने थे। अब बीच वाला जो संधारित्र था उसको छोड़ दिए क्योंकि उससे धारा प्रवाहित नहीं हो रही थी। इसका भी मान है 5 माइक्रोफैराड, इसका भी मान है 5 माइक्रोफैराड, इसका भी मान है 5 माइक्रोफैराड, इसका भी मान है 5 माइक्रोफैराड। ये दोनों अब की बार श्रेणी क्रम में है और ये दोनों भी अब की बार श्रेणी क्रम में है। अगर हम इन दोनों को जोड़ते हैं तो 5 और 5 इसका आधा हो जाएगा 2.5, मतलब ये दोनों मिलकर एक संधारित्र बनेगा जिसका मान होगा 2.5 माइक्रोफैराड। फिर नीचे 2 है, 5 और 5 ये भी श्रेणी क्रम में है, तो इन दोनों को भी जब जोड़ेंगे तो इसका भी मान हो जाएगा 2.5 माइक्रोफैराड। अब ये देखिए समांतर क्रम आ गया। समांतर क्रम डायरेक्ट जोड़ा जाता है, तो यहाँ पर Cp बराबर हो जाएगा C1 + C2, मतलब 2.5 ये मिलकर हो जाएगा 5 माइक्रोफैराड। तो इसका सही आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी, 5 माइक्रोफैराड। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। अब देखिए अगला क्वेश्चन जो है इसमें कह रहा है कि घन के प्रत्येक भुजा में C धारिता वाला एक संधारित्र जुड़ा है। तो देखिए घन इस प्रकार से बना, इसके प्रत्येक भुजा में C धारिता का एक संधारित्र जुड़ा है। तो इस प्रकार से कहता है कि अब की बार सम्मुख शीर्षों के यहाँ पर A और B के बीच आपको निकालना है क्या, समतुल्य धारिता। अब इस स्थिति में आपको ये डायरेक्ट याद रखना पड़ेगा, परीक्षा में डायरेक्ट कभी कभी ये पूछ देता है और ये अगर इसको सॉल्व करने जाएंगे तो ये थोड़ा सा बड़ा बनता है। तो इस स्थिति में आपको ये डायरेक्ट याद रखना है। ये देखिए अगर सम्मुख शीर्षों से पूछा जाए मतलब घन के विकर्ण के समरूप पूछा जाए, विकर्ण के शीर्षों से पूछा जाए, तो इसमें होता है 6/5 C के बराबर, मतलब समतुल धारिता जो होगा वह 6/5 C के बराबर होता है। अगर एक ही सतह के 2 आसन्न शीर्षों से पूछा जाएगा, 2 आसन्न शीर्षों से पूछा जाएगा, तो इसमें जो होगा समतुल्य धारिता ये 12/7 C के बराबर होगा। अगर यहाँ पर देखिए एक ही सरफेस के सम्मुख शीर्षों के बीच पूछा जाएगा, एक ही सतह के सम्मुख शीर्षों के बीच पूछा जाएगा, मतलब देखिए यहाँ पर ये एक ही सतह है और इसके सम्मुख शीर्ष जो हैं उसके बीच अगर बिंदु A और B रहेगा तो इसमें समतुल्य धारिता जो निकलेगा ये 4/3 C निकलेगा। यदि आपको यहाँ तक अच्छा लगा होगा वीडियो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के बीच शेयर कर दीजिए। थैंक यू।